Hello everyone. We are going to start class 7th NCERT Geography Chapter 6 Human Environment Interactions the Tropical and the Subtropical Region. इस एक ही वीडियो में हम ये पूरा चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं। तो देखो, रेणुका काफी एक्साइटेड थी क्योंकि उसके अंकल जो श्रीकांत थे वो लगभग 4 महीने के बाद वापस आ रहे थे। तो श्रीकांत जो थे ना वो एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर थे जो कि काफी ट्रेवल करते थे। तो रेणुका का इंटरेस्ट जो था ना वाइल्ड लाइफ में ये छोटी एज से स्टार्ट हो गया था। वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट में उसका इंटरेस्ट क्योंकि उसके जो अंकल थे ना उसने उसको कुछ बुक्स दिखाई थी नेचर पर। तो लोग अक्सर डिस्टेंट लैंड्स और पीपल जो थे ना अलग अलग जगहों पर रहते थे उसकी पिक्चर्स उसको काफी चौंकाती थी। जैसे ये पिक्चर आप देख सकते हो, इस पिक्चर में देखो रेणुका को वो बताते हैं कि आप देख सकती हो कि इस पिक्चर में अलग अलग जो वर्ल्ड के पार्ट्स है वहां के लोग दिख रहे हैं। कुछ लोग ड्राई फॉरेस्ट से है तो कुछ लोग फ्रोजन लैंड से और कुछ हॉट वेट रेन फॉरेस्ट से भी है। तो रेणुका ऑब्जर्व करती है कि ये ना उससे काफी डिफरेंट दिखते हैं सब लोग। तो लेकिन फिर भी अंकल श्रीकांत उसको समझाते हैं कि ये अलग जरूर दिखते हैं लेकिन इनकी भी सेम बेसिक नीड्स है जो तुम्हारी है, जैसे कि फूड क्लोथिंग और शेल्टर, रोटी कपड़ा और मकान। और उनके बच्चे भी वही काम करते हैं जो तुम करती हो, गेम्स खेलते हैं साथ में, लड़ते झगड़ते भी है, मेकअप भी कर लेते हैं, गा भी लेते हैं, नाच भी लेते हैं साथ में, और फैमिलीज को अलग अलग कामों में हेल्प भी करते हैं। ये लोग ना नेचर के नजदीक रहते हैं और काफी जल्दी अपनी लाइफ में ये सीख जाते हैं कि नेचर की केयर भी करनी है। इन्हें फिशेस को कैच करना भी आता है और दूसरे मटेरियल्स भी फॉरेस्ट से कलेक्ट करने आते हैं। तो क्योंकि ये लोग नेचर के नजदीक हैं। तो अब देखो, अब हम पढ़ने जा रहे हैं अमेजोन बेसिन पर जो लाइफ है उसके बारे में। इसके बाद हम गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के बारे में भी पढ़ेंगे। तो देखो इससे पहले कि हम अमेजोन बेसिन के बारे में पढ़े, पहले हम मैप से समझ लेते हैं कि देखो ये जो ट्रॉपिकल रीजन है ना जो इक्वेटर के नजदीक है, ये लगभग 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ के बीच में, इसीलिए इसको इक्वेटोरियल रीजन भी कहते हैं। देखो मैप में ये 10 डिग्री रीजन है, रीजन भी कहते हैं। अब देखो इसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो ये जो इस इक्वेटोरियल रीजन हमने पढ़ा ना, रिवर अमेजोन जो है इसी रीजन में से फ्लो करती है। अब आप नोट करो कि ये अमेजोन रिवर है ना वेस्ट में माउंटेन्स से निकलती है और ईस्ट में अटलांटिक ओशन तक पहुंच जाती है। देखो वेस्ट में ये माउंटेन्स यहाँ से निकल रहे हैं और ईस्ट में अटलांटिक ओशन तक पहुंच गई है। ये सारा अटलांटिक ओशन है ईस्ट में। अब देखो ये जो प्लेस है ना जहाँ पर रिवर फ्लो करती है और दूसरी वाटर बॉडी में ये फ्लो कर जाती है, इसे कहते हैं रिवर का माउथ। वो प्लेस जहाँ पर रिवर फ्लो करती है दूसरी वाटर बॉडी में उसे रिवर का माउथ कहते हैं। तो काफी ट्रिब्यूटरीज है जो कि अमेजोन रिवर को ज्वाइन करती है और अमेजोन बेसिन बनाती है। ये सारा आपको जो मैंने ग्रीन से किया हुआ है ना, ये पहले से ग्रीन में था, आप देखो इधर से ये सारा अमेजोन बेसिन दिखाए हुए हैं। अब देखो दो जो ये रिवर है ना, रिवर बेसिन अमेजोन बेसिन, ये कई कंट्रीज को ड्रेन करता है, मतलब पानी पहुंचाता है, जैसे ब्राजील, पेरू के भी कुछ पार्ट्स, बोलीविया, इक्वाडोर, कोलंबिया और वेनेजुएला का छोटा सा पार्ट। तो देख सकते हो आप। अब देखो जब स्पेनिश एक्सप्लोरर्स थे ना उन्होंने जब अमेजोन रिवर को डिस्कवर किया तो उनको कुछ लोकल ट्राइब्स के ग्रुप्स ने अटैक कर दिया था। तो उन्होंने कुछ हेड गियर्स जैसे हेलमेट वगैरह और ग्रास की स्कर्ट्स पहनी हुई थी। तो इससे ना उनको याद आ गया, मतलब इससे उनको याद आया एक फियर्स ट्राइब के बारे में जिसका जिक्र मिलता है एज वुमेन वॉरियर्स। एंशियंट रोमन एम्पायर की जो वुमेन वॉरियर्स होती थी ना उनको अमेजोन कहते थे। तो उनको उनकी याद आ गई, इसलिए उन्होंने इसका नाम भी रिवर का अमेजोन रख दिया। ट्रिब्यूटरीज क्या होती है, हमने पढ़ा ना, ये ट्रिब्यूटरीज है जैसे कई सारी अमेजोन बेसिन बनाती है जो साथ में मिलकर। तो ट्रिब्यूटरीज क्या होती है, ट्रिब्यूटरीज जो वो छोटी नदियां होती है जो कि मेन रिवर को ज्वाइन कर जाती है। मेन रिवर उसकी ट्रिब्यूटरीज के साथ मिलकर एक एरिया को ड्रेन करता है, मतलब पानी से सींचता है, तब बनता है रिवर बेसिन। जैसे ये बना हुआ है अमेजोन बेसिन, इसको कैचमेंट एरिया भी कह सकते हैं। और अमेजोन बेसिन है ना ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर बेसिन है। देखो क्लाइमेट कैसा है इधर का। अब हमें पता चल गया है कि ये जो अमेजोन बेसिन है ना ये ज्यादातर स्ट्रेच इसका इक्वेटर वाले एरिया पे है। तो इधर हॉट और वेट क्लाइमेट रहता है थ्रू आउट द ईयर। दिन और रात जो दोनों होती है ना ये इक्वली हॉट और ह्यूमिड होती है, मतलब गर्म भी और ह्यूमिड। तो आपको पता ही है वहाँ पर थोड़ा वाटर वेपर्स रहते हैं तो इस कारण से स्किन जो है ना वो स्टिकी चिपचिपी सी फील करती है। सारे दिन यहाँ पर, मतलब हर दिन यहाँ पर बारिश होती है और वार्निंग भी नहीं होती उस बारिश की कोई, मतलब हो जाती है बस बारिश। तो डे टेम्परेचर्स काफ़ी हाई होते हैं और काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है।
नाइट में भी टेम्परेचर थोड़ा सा नीचे चला जाता है और लेकिन ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहती है। अब देखो रेन फॉरेस्ट के बारे में, क्योंकि इस रीजन में लगातार बारिश होती रहती है, काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है, तो काफ़ी घने जंगल यहाँ पर ग्रो कर जाते हैं। थिक फॉरेस्ट यूजुअली ग्रो हेयर्स। तो जो फॉरेस्ट होते हैं ना, वो इतने थिक होते हैं कि वो अपने लीव्स से ही एक काफ़ी घनी रूफ बना लेते हैं, लीव्स और ब्रांचेस से ही, कि सनलाइट तक ग्राउंड को नहीं पहुंच पाती। लीव्स सनलाइट को ही रोक लेते हैं। तो ये जो ग्राउंड होता है ना, इनका इनका ग्राउंड डार्क और डैम्प होता है पूरा, मतलब अंधेरा होता है यहाँ पर पूरा। तो सिर्फ जो शेड टॉलरेंट वेजिटेशन होती है ना, वही यहाँ पे ग्रो करेगी, मतलब जो कि छाया में ग्रो कर सके ना, ऐसी वेजिटेशन ग्रो करेगी। अब देखो ऑर्चिड्स, ब्रोमेलियड्स, ये सब ग्रो कर जाते हैं प्लांट पैरासाइट्स की तरह। पैरासाइट क्या होते हैं? एक तरह से सपोज फंगस, भी फंगस टाइप, मतलब दूसरे प्लांट पर जो ग्रो कर जाता है ना, और फिर उसका न्यूट्रिशन वो अब्जॉर्ब करता है या फिर खत्म करता है, उसे कहते हैं पैरासाइट। तो जो रेन फॉरेस्ट जो इधर है ना, उधर काफी फोना है, मतलब कि काफी यहाँ पे वेराइटीज देखने को मिलती है लाइफ की। जैसे बर्ड्स है, जैसे कि टोकान्स, ये टोकान आपको दिखाया भी हुआ इमेज में, ये बर्ड्स जैसे टोकान्स, हमिंग बर्ड्स और मकाओ, और जैसे बर्ड्स इधर होते हैं जिनके काफी जो ये पर फेदर वगैरह होते हैं ना, काफी अच्छे अलग से कलर्स में होते हैं, और ओवरसाइज्ड बिल्स जो इनकी होती है, जैसे आप टोकान के केस में देख सकते हो कितनी बड़ी इसकी चोंच है। तो ये इनको इंडिया में पाए जाने जो वाले जो बर्ड्स है ना, उनसे काफी अलग बना देते हैं। ये बर्ड्स जो है ना, इन फॉरेस्ट में काफी लाउड साउंड्स करते रहते हैं। और एनिमल्स जैसे मंकीज, स्लॉथ और एंट ईटिंग तापिर, ये इधर पाए जाते हैं। और काफी जो स्पीशीज है रेप्टाइल्स और स्नेक्स की भी इन जंगल्स में मिलती है। क्रोकोडाइल, स्नेक्स और पाइथन्स काफी ज्यादा मात्रा में इधर है। एनाकोंडास और बो कंस्ट्रिक्टर जो है ना, वो भी इधर मिलते हैं। इसके अलावा ये बेसिन कई तरह के इंसेक्ट की स्पीशीज का भी घर है। काफी जो स्पीशीज है ना फिशेस की, वो भी इधर है, जैसे कि फ्लैश ईटिंग पिराना। पिराना काफी खतरनाक मछली होती है, वो भी इस रिवर में मिलती है। और इधर ना, ये रिवर इधर मतलब बहुत, इस बेसिन में बहुत ज्यादा लाइफ फॉर्म्स एग्जिस्ट करती है। अब देखो ब्रोमेलियड्स क्या होते हैं, हमने ऊपर पढ़ा था ना ये ऑर्चिड्स, ब्रोमेलियड्स। तो ब्रोमेलियड्स क्या होते हैं? ये कुछ तरह के स्पेशल प्लांट्स होते हैं जो कि अपने लीव्स में पानी स्टोर करते हैं। तो एनिमल्स जैसे कि फ्रॉग्स होते हैं ना, वो इन्हीं पॉकेट्स ऑफ वाटर, मतलब जो इनके लीव्स में पानी स्टोर्ड है ना, इन्हीं को यूज करके अपने एग्स को ले भी कर देते हैं, इनमें एग्स भी छोड़ देते हैं। पीपल ऑफ द रेन फॉरेस्ट, तो देखो यहाँ के जो लोग हैं ना, वो अक्सर छोटे एरियाज में फूड उगाते हैं। और वो कैसे उगाते हैं? वो फॉरेस्ट के कुछ ट्रीज को काट देते हैं और उधर अपना फूड उगाते हैं। जब मैन तो रिवर्स में फिशिंग कर रहे होते हैं या फिर हंटिंग कर रहे होते हैं, तब वुमेन क्रॉप्स की केयर करती है। और वे लोग मेनली ना टेपियोका, पाइनएप्पल और स्वीट पोटैटो ग्रो करते हैं। और हंटिंग और फिशिंग तो क्योंकि अनसर्टेन से होते हैं कि हो पाए ना हो पाए, तो वुमेन ही है जो कि फैमिली को वहाँ पे अलाइव रखती है, क्योंकि वो उनको वेजिटेबल्स से फीड कर देती है। जो भी वेजिटेबल्स वो उगाती है उससे फीड करती रहती है। तो और वहाँ के लोग स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर फॉलो करते हैं। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर क्या होता है? देखो स्लैश एंड बर्न एक इस तरह का कल्टीवेटिंग का तरीका होता है कि वो लोग लैंड कल्टीवेटिंग के लिए ना एक पीस ऑफ लैंड को क्लियर कर देते हैं, या फिर वहाँ के पेड़ काट देते हैं, बशिस काट देते हैं, और फिर उनको जला देते हैं। तो ऐसा करने से वो जो ट्रीज और बुशेस वगैरह होते हैं ना, वो न्यूट्रिएंट्स छोड़ देते हैं सॉइल में। अब नए क्रॉप्स को इधर उगाया जाता है। ऐसा कुछ सालों तक चलता है। और अब बार बार इसी पैच ऑफ लैंड को यूज कर रहे हैं, तो सॉइल अपने न्यूट्रिएंट्स कुछ टाइम के बाद खो देगी। तो उसको अबंडन कर दिया जाएगा, मतलब छोड़ दिया जाएगा, और फिर वो नया, मतलब नया कोई लैंड का प्लॉट क्लियर कर देंगे। तो इस तरह तो, और इसी टाइम में जब वो नए प्लॉट पे काम कर रहे होंगे, पुरानी जो फील्ड थी उधर वापस ट्री ग्रो कर जाएंगे। इस तरह से सॉइल की फर्टिलिटी भी रिस्टोर हो जाएगी। तो ये लोग ना इसको यूज करते हैं। और मतलब जैसे अब फिर इसी तरह से ऑल्टरनेट तरीके से अब वहाँ की सॉइल फर्टिलिटी वापस आ चुकी, तो अब वापस उसको काट लेंगे। इस तरह से उसको मतलब रीयूज कर लेते हैं लैंड को। अब देखो जो स्टेपल फूड क्रॉप है वहाँ की, वो है मेनियक मेनियोक, जिसे कसावा भी कहा जाता है। और अंडर ये ग्राउंड के नीचे पोटैटो की तरह ग्रो करता है। लोग वहाँ पर क्वीन एंड्स को भी खाते हैं और एग सैक्स को भी खाते हैं। कैश क्रॉप्स, मतलब जो भी क्रॉप्स यूजुअली बेचने के लिए होती है ना, ऐसी क्रॉप्स भी वो लोग उगाते हैं, जैसे कि कॉफी, मेज और कोको। रेन फॉरेस्ट जो है ना इधर, काफी रेन फॉरेस्ट से ही काफी वुड मिल जाता है घर के लिए। तो कुछ फैमिलीज तो है वो थैच्ड हाउसेस में रहती है, मतलब कि छतों वाले घरों में रहती है, जो कि बी हाइव्स, मतलब मधुमक्खी के छत्ते जैसे शेप के होते हैं। और
बड़े बड़े अपार्टमेंट जैसे हाउसेस भी है जिन्हें मलोका कहा जाता है, और इनकी स्टीपली स्लांटिंग रूफ होती है, जैसे मतलब फिसलने स्लांटिंग रूफ होती है इनकी, मतलब झोपड़ी टाइप के घर भी है और अपार्टमेंट टाइप के घर भी है। और अमेजोन बेसिन पर जो लाइफ है ना लोगों की, वो अब धीरे धीरे से चेंज हो रही है। पहले के जो दिन थे ना, ओल्डर डेज, तो एकदम फॉरेस्ट के हार्ट वाले एरिया, मतलब बीच में पहुंचने के लिए सिर्फ रिवर को नेविगेट करके जाना पड़ता था। लेकिन 1970 में जो ट्रांस अमेजोन हाईवे बना ना, तो इसके कारण से रेन फॉरेस्ट के लगभग ऑल पार्ट्स, मतलब सारी पार्ट्स एक्सेसिबल हो गए, मतलब जाना इजी हो गया। हेलीकॉप्टर्स और एयरक्राफ्ट्स तक अब यूज किए जाते हैं अलग अलग प्लेसेस पर पहुंचने के लिए। तो देखो इन सब एक्टिविटीज से जो इंडिजीनियस पॉपुलेशन है ना, उसको तो उनके एरिया से हटा दिया जाता है और उनको फोर्स किया जाता है कि आप नई जगह पर बस जाओ, और फिर वहाँ पे ही वो अपने नए और अलग से तरीके प्रैक्टिस करते हैं फार्मिंग के। तो मतलब ये एक तरह से एक्सप्लोइटेशन हो रही है उनकी। ये जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ है ना, इसके कारण से बायोलॉजिकल डाइवर्स रेन फॉरेस्ट की काफ़ी डिस्ट्रक्शन हो रही है। ये एस्टिमेट किया गया है कि ये जो लार्ज एरिया है ना इधर अमेजोन बेसिन का, ये धीरे धीरे कम होता जा रहा है, डिसअपियर हो रहा है। तो इस डिस्ट्रक्शन का ना काफ़ी बड़ा असर है। टॉप सॉइल जो है फॉरेस्ट के एरिया की या फिर बेसिन के एरिया की, वो वॉश्ड अवे, मतलब कि उसका इरोजन वगैरह हो गया है, वो वहाँ से हटती जा रही है। और रेनफॉल, और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि रेनफॉल जो थी ना, वो रेनफॉल एंड द लश फॉरेस्ट टर्न्स इनटू अ बैरन लैंडस्केप, क्योंकि ये बैरन लैंडस्केप मतलब खाली सी जगह में एकदम क्लियरेंस होती जा रही है इस फॉरेस्ट की। इस इमेज में आप देख सकते हो, पहले तो कितने सारे पेड़ थे इसमें, फिर क्लियरेंस हुई है, घर जानवर वगैरह, फिर एकदम इस तरह से हो गया। तो कितनी मतलब वेजिटेशन का लॉस हो रहा है इस तरह से, ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट। अब हम पढ़ने वाले हैं गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की लाइफ के बारे में। तो ये जो ट्रिब्यूटरीज है ना गंगा और ब्रह्मपुत्र की, ये साथ में ज्वाइन करके गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन बनाती है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। और इस बेसिन ये बेसिन लाई करता है सब ट्रॉपिकल रीजन में 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ, वो 10 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री नॉर्थ नॉर्थ लैटिट्यूड्स के बीच में। अब देखो ट्रिब्यूटरीज है जो गंगा की, जैसे कि घाघरा, सोन, चंबल, गंडक और कोसी, ये और ब्रह्मपुत्र की जो ट्रिब्यूटरीज है, वो सब मिलकर ये गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन बनाती है। अब देखो इधर जो प्लेन्स है गंगा और ब्रह्मपुत्र की, माउंटेन्स है और फुट हिल्स है हिमालय की, और सुंदरबन डेल्टा है, ये इस बेसिन के मेन फीचर है। ऑक्सबो लेक्स भी इस प्लेन एरिया में मिलती है। इस एरिया में ना ज़्यादातर मानसून क्लाइमेट रहता है। तो जो मानसून है ना, वो उसके कारण से रेन आती है मिड जून और मिड सितंबर में। समर्स यहाँ पे काफ़ी हॉट होती है और विंटर्स कूल होती है। अब देखो रिवर ब्रह्मपुत्र को अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से भी जानते हैं। अब जो बेसिन है ना, इस एरिया की काफ़ी मतलब अच्छी टोपोग्राफी है, मतलब कि अलग अलग विशेषताएं हैं। जैसे एनवायरनमेंट जो है इधर, वो एक काफ़ी डोमिनेंट रोल प्ले करता है पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन में। जैसे देखो माउंटेनियस एरिया है उधर, काफ़ी स्टीप स्लोप्स है, जिसके कारण से वहाँ की टेरेन रहने लायक नहीं है, तो वहाँ पर कम लोग रहते हैं माउंटेन एरिया में। और जो प्लेन एरिया है वहाँ पर काफ़ी सही लैंड मिल जाता है ह्यूमन हैबिटेशन के लिए, क्योंकि वहाँ की मिट्टी भी फर्टाइल है। तो एग्रीकल्चर जो है वो लोगों का मेन ऑक्यूपेशन है फ्लैट लैंड पे, लोगों का, क्योंकि फ्लैट लैंड वहाँ पर मिल जाता है क्रॉप्स उगाने के लिए। और जो डेंसिटी है ना प्लेन्स की, वो बहुत ज़्यादा है, मतलब माउंटेनियस एरिया की कम है, प्लेन्स की ज़्यादा है। मेन क्रॉप जो है इस बेसिन में वो है पैडी, धान। तो क्योंकि देखो कल्टीवेशन जो होती है पैडी की, उसको काफ़ी पानी लगता है, तो जो एरियाज जहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा है उधर उगाया जाता है पैडी को। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है, पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब होता है कि कितने नंबर ऑफ पर्सन्स एक स्क्वायर किलोमीटर एरिया में रह रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप ले सकते हो कि पॉपुलेशन डेंसिटी उत्तराखंड की सिर्फ 189 है, वहीं वेस्ट बंगाल की 1029 है, और बिहार की पूरी 1102 1102 काफ़ी ज़्यादा है। वीट, मेज, सोरगम, ग्राम और मिलेट्स, ये दूसरी क्रॉप्स है जो कि इधर उगाई जाती है। कैश क्रॉप्स जैसे कि शुगर केन और जूट, वो भी इधर उगाई जाती है। बनाना प्लांटेशंस भी कुछ एरियाज में देखने को मिलती है इस प्लेन के। जैसे वेस्ट बंगाल और असम है, इधर टी मतलब चाय उगाई जाती है। सिल्क प्रोड्यूस किया जाता है, सिल्क इज प्रोड्यूस्ड सिल्क प्रोड्यूस किया जाता है बिहार और असम के पार्ट में। किस तरह से, सिल्क वॉर्म्स की कल्टीवेशन के थ्रू। और माउंटेन्स और हिल्स है ना, जहाँ पर स्लोप्स जेंटल है, वहाँ पर क्रॉप्स अक्सर टेरेसिस पर उगाई जाती है। टेरेस फार्मिंग के बारे में भी आपको थोड़ा सा आगे जाके बताऊंगा। तो जो वेजिटेशन कवर है ना इस एरिया का, ये वेरी करता है लैंड फॉर्म्स के अकॉर्डिंगली। जैसे गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो प्ले एरिया है ना, इधर प्लेन ट्रॉपिकल डेसिडियस ट्रीज भी ग्रो करते हैं,
टीक, साल और पीपल भी ग्रो करते हैं। थिक बैम्बू ट्रीज काफी कॉमन है ब्रह्मपुत्रा प्लेन में। और जो डेल्टा का एरिया है ना, उधर मैनग्रोव फॉरेस्ट ज्यादा है। उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल में कॉनिफेरस ट्रीज जैसे कि पाइन, डियोडर और फर देखने को मिलते हैं, क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट कूल है और स्लोप्स एकदम स्टीप है। अब देखो टेरेस फार्मिंग के बारे में, मैंने अभी आपको ऊपर बताया था ना, टेरेस फार्मिंग भी प्रैक्टिस की जाती है। तो क्या होता है, स्टीप स्लोप्स जो होती है ना, मतलब कि एकदम ढलान होती है ना जो पहाड़ों की या कहीं की भी, जो स्टीप स्लोप्स होती है ना, उन पे टेरेस बना दिए जाते हैं। मतलब कि ऐसे जैसे सीढ़ियाँ होती है ना, उसका स्ट्रक्चर बना दिया जाता है ऐसे। ये बनाया सपोज टेरेस, फिर टेरेस, तो इस तरह से टेरेसिस बना दिए जाते हैं और फिर इन टेरेसिस पर क्रॉप्स ग्रो करती है। अब इस स्लोप को इसलिए हटाया जाता है ताकि पानी है ना एकदम से नीचे बहता ना जाए। इन टेरेस पर थोड़ा सा वो पानी ठहरेगा तो क्रॉप्स को भी मिलेगा। अब इस बेसिन में काफी वैरायटी है वाइल्ड लाइफ की। एलिफेंट्स, डियर्स, टाइगर्स और मंकीज काफी कॉमन है। और वन हॉर्न राइनोसिरोस है ना, ये ब्रह्मपुत्रा प्लेन में देखने को मिलता है। और डेल्टा का जो एरिया है ना, उधर बंगाल टाइगर और क्रोकोडाइल्स देखने को मिलते हैं। एक्वेटिक लाइफ जो है ना, ये फ्रेश रिवर वाटर्स में काफी ज्यादा है। लेक्स और बे ऑफ बंगाल के सी में भी काफी ज्यादा है एक्वाटिक लाइफ। देखो मोस्ट पॉपुलर वैरायटीज जो फिश की इधर मिलती है वो है रोहू, कटला और हिल्सा। और जो फिश और राइस है ना, ये यहाँ के लोगों की स्टेपल डाइट है। अब देखो, ये एक बात है कि ना फ्रेश वाटर जो है ना, रिवर गंगा और रिवर ब्रह्मपुत्रा का, उधर एक अलग सी डॉल्फिन देखने को मिलती है जिसको सुसु कहते हैं। ये एक ब्लाइंड डॉल्फिन भी कहा जाता है इसे। तो अब देखो, पानी में अगर सुसु मौजूद है, ये वाली डॉल्फिन, तो इसका ये एक तरह से रिवर की हेल्थ को इंडिकेट कर रही है कि वो कितनी रिवर सही है। अब देखो, जब अनट्रीटेड इंडस्ट्रियल और अर्बन वेस्ट जिनमें काफी ज्यादा केमिकल्स होते हैं ना, वो इस सुसु डॉल्फिन को मार देते हैं। तो इस कारण अगर सुसु डॉल्फिन पानी में मौजूद है तो इसका मतलब पानी की हेल्थ सही है। अब देखो, ये एक स्टोरी है लेक के बारे में, कैसे लिवलीहुड का केस स्टडी है ये, अ सोर्स ऑफ लिवलीहुड। तो अब देखो, विनोद जो है, विनोद एक फिशरमैन है जो कि मतवाली मॉन विलेज में रहते हैं बिहार के। ये एक खुश आदमी है और इनके जो साथ के फिशरमैन है ना, उनके एफर्ट से, जो साथ के फिशरमैन है रविंदर, किशोर, राजीव और दूसरे, उनके एफर्ट्स के साथ इन्होंने एक मॉन को क्लीन किया है। मॉन या फिर ऑक्सबो लेक कह लो, ताकि वो अलग अलग वैरायटीज ऑफ फिश को कल्टीवेट कर सके। ऑक्सबो लेक के बारे में हम पिछले चैप्टर में पढ़ के आए हैं। ऑक्सबो लेक आपको याद होगा कि मेन मिएंडर रिवर से सेपरेट हुआ हुआ एक लेक का हिस्सा। अब देखो, यहाँ पर जो लोकल वीड है ना, जो कि लेक में ग्रो करता है, वो फिशेस का फूड है, वेलिनेरिया हिंड्रेला हाइड्रिला। तो जो लैंड है ना लेक के अराउंड, ये काफी फर्टाइल है। तो ये जो विनोद है ना, ये क्रॉप्स जैसे कि पैडी, मेज और पल्सेस उधर उगा लेते हैं। बफलो को यूज करते हैं अपने लैंड को प्लो करने के लिए। अब इनकी जो कम्युनिटी है काफी सेटिस्फाइड है, क्योंकि इस लेक में काफी फिशेस है, रिवर में काफी फिशेस है कैच करने के लिए। तो फिश खाने के लिए भी बहुत है और मार्केट में सेल करने के लिए भी बहुत है। तो अब उन लोगों ने उधर सप्लाई करना शुरू कर दिया नेबरिंग टाउन में उन फिशेस को। तो कम्युनिटी वहाँ पर काफ़ी खुशी से रह रही है नेचर के साथ बिल्कुल हार्मनी में रह रही है। अब जब तक किसी नियर बाय टाउन से कोई पॉल्यूटेंट आकर उस नदी को खराब, लेक को खराब नहीं करेगा ना, तब तक फिश कल्टीवेशन बिना किसी थ्रेट के चलती रहेगी। अब अगर इस तरह से पॉल्यूटेंट्स आकर उधर खराब करेंगे, तब तो दिक्कत आएगी। अब देखो, यूनिवर्सल सैनिटेशन कवरेज को अचीव करने के लिए और सैनिटेशन को मेंटेन करने के लिए ना, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को लॉन्च किया था। आपको भी इसमें मतलब हिस्सादार बनना चाहिए। अब देखो, तो गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन है ना, इधर काफी बड़े टाउन्स और सिटीज है। सिटीज जैसे कि इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना और कोलकाता, जिनमें 10 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन है, वो रिवर गंगा के अलोंग बसे हुए हैं। ये जो वेस्ट वाटर है ना इन टाउन्स का, और इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज है, तो इन टाउन्स का वेस्ट वाटर और इंडस्ट्रीज का वेस्ट वाटर है ना, इसको रिवर में डिस्चार्ज कर दिया जाता है, जिसके कारण रिवर्स का पोल्यूशन होता है। अब देखो, जो भी 4 वेज है ना ट्रांसपोर्ट के, ये गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन में अच्छी तरह से डेवलप्ड है। प्लेन एरियाज में जो है रोडवेज और रेलवेज ट्रांसपोर्ट लोग यूज करते हैं एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर जाने के लिए। वाटरवेज भी काफी इफेक्टिव तरीका है ट्रांसपोर्ट के लिए अलोंग द रिवर्स। कोलकाता एक काफी इंपॉर्टेंट पोर्ट है रिवर हुगली पर। अब जो ये प्लेन एरिया है ना, इधर काफी एयरपोर्ट्स भी है। टूरिज्म काफी एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है इस बेसिन की, क्योंकि देखो
ताजमहल लोकेटेड है आगरा में रिवर यमुना के बैंक्स पर। इलाहाबाद जो है, इलाहाबाद में रिवर गंगा और रिवर यमुना का संगम होता है, संगम स्थल है। बुद्धिस्ट लोगों के काफी स्तूपाज है उत्तर प्रदेश और बिहार में। लखनऊ में इमामबाड़ा है। असम में काजीरंगा और मानस विद वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, मानस की वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। और अरुणाचल प्रदेश का जो अलग सा ट्राइबल कल्चर है ना, ये काफी सही प्लेसेस है घूमने के लिए। अब देखो, ताकि ये रिवर गंगा को कंजर्व किया जा सके, नमामि गंगा प्रोग्राम को लाया गया था। ये टाइगर दिखाया हुआ है मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का। अब आपका ये चैप्टर पूरा हो गया, एक दो रीडिंग आप भी कर लेना, बिल्कुल पक्का हो जाएगा। थैंक यू।